नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हों, हर सब्जेक्ट के हर पार्ट को बिल्कुल गहराई से समझाया जाए, फिर सभी क्वेश्चन का आंसर भी कराया जाए, जिससे हर गांव, पंचायत, प्रखंड, शहर में बने सरकारी स्कूलों के बच्चे आगे बढ़ पाएं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल के बारे में बताएं, शेयर करें। हम दूसरों को इसलिए नहीं बताते क्योंकि वे आगे बढ़ जाएंगे, यह गलत सोच है। यदि आपकी वजह से किसी की चेतना का स्तर बढ़े तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि जब उसका ज्ञान बढ़ेगा तो वह व्यक्ति कभी गलत काम नहीं करेगा। यह काम सिर्फ एक राष्ट्र प्रेमी और पृथ्वी प्रेमी ही कर सकता है। विद्यार्थी के लिए सारे रास्ते खुले हुए होते हैं, 7th 8th 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन, कैरियर, लाइफ स्टाइल एक्सेट्रा। ओके, आप आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी तरफ जा सकते हैं, लेकिन बिना प्रकाश के आप किसी भी रास्ते में जाएंगे तो आपको गड्ढे में भी गिरना पड़ सकता है। तो जिस तरह हमें किसी भी दिशा में जाने के लिए सूर्य की प्रकाश या रातों में टॉर्च की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार आप अपने जीवन में आचार्य प्रशांत जी को प्रकाश के जैसा यूज कर सकते हैं, जो कि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन के साथ साथ भारत के टॉप एग्जाम IIT, IAM, गेट, IAS जैसे एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं। शिक्षकों से तो आप दुनिया के बारे में जान सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके इत्यादि के माध्यम से, ठीक है। लेकिन अपने बारे में ना हमारे माता पिता बताते हैं, ना हमारे समाज के कोई लोग बताते हैं, ना हमारे से बड़े कोई बताते हैं, ना स्कूलों में बताते हैं, ना यूनिवर्सिटीज में, ना कॉलेज में, ठीक है। जिसके कारण केवल भारत में ही 28 विद्यार्थी डेली अपना जान ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं, इतना ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, पढ़ाई में मन न लगना, आलस करना, डर, बेचैनी, नशे की लत, फोन में बिना काम के चीजों को देखना, टाइम का मैनेज नहीं कर पाना, ये सब हो रहा है। आप खुद ही गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इसलिए आप आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में लाएं, आचार्य प्रशांत जी की बातों को जीवन में उतारना चाहते हैं तो लाइव सेशन से जुड़िए। उसके लिए आप आचार्य प्रशांत ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उससे जुड़ सकते हैं या क्रोम पर जा सकते हैं। यदि आपको हेल्प चाहिए तो आप 6287845795 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं से पहले से जुड़ा हुआ हूं और मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। मैं आपको मेरे प्रोफाइल से इनवाइट लिंक भेज दूंगा और आप आसानी से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है, उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 के विज्ञान किताब विज्ञान की बातें, ठीक है। इसमें है पाठ 1 में पौधों में पोषण। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। पौधों में क्या कैसे पोषण होता है, क्या पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है? क्या पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है, तभी तो वे बढ़ते हैं, है ना। सभी जीवित प्राणियों को विविध गतिविधियों जैसे शरीर में वृद्धि, शरीर के टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत एवं जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक है। अगर मान के चलिए पेड़ के बढ़ने के कोई भी जीव है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, ठीक ना, सभी जीवित प्राणी के लिए, जीवित प्राणी कहने का मतलब क्या क्या है, जो कह सकते हैं कि जो सांस ले सकते हैं, जो प्रजनन कर सकते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उन लोगों के लिए क्या जरूरत होता है, वो हर गतिविधियों, जैसे कि वे क्या क्या गतिविधि करते हैं, जैसे कि उनकी शरीर में वृद्धि होती है, शरीर बढ़ती है, ठीक ना। और टूटे फूटे, जैसे कि चोट लग जाता है या टूटे फूटे कोशिकाओं का मरम्मत होता है। और जो भी जैविक प्रक्रिया, जैसे कि पाचन होना, सांस लेना और एक्सक्रिएट करना, ठीक ना, मतलब हर तरह का जैविक प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति होती है। बहुत पदार्थों की जरूरत पड़ती है, ठीक ना। और उसके लिए क्या, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और ऊर्जा कैसे आता है? भोजन से ही आता है, ठीक। यह ऊर्जा उन्हें कैसे प्राप्त होती है? यह ऊर्जा उन्हें भोजन से ही प्राप्त होती है। ये ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि पौधे भी जीवित प्राणी हैं, है ना। तो हर जीवित प्राणी को तो ऊर्जा की जरूरत होती है और ऊर्जा आती है भोजन से, मतलब पौधे को भी भोजन चाहिए होता है। आपने पिछली कक्षा में भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है, ठीक ना। भोजन में उपस्थित विभिन्न घटक क्या क्या है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को, हमारे शरीर के हर काम को करने के लिए, ठीक ना, बढ़ने के लिए, वृद्धि होने के लिए, ओके, और दिनचर्या के काम को करने के लिए, चोट जहाँ पर लग गया है उसे ठीक करने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए और अनेक तरह के कोशिकाओं को ठीक करने के लिए हमें क्या की जरूरत होती है? ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक ना। हमारे शरीर को विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक होती है। क्या आवश्यक होती है? पोषक तत्वों की आवश्यक होती है। और वो पोषक तत्व कहाँ से मिलता है? हमें भोजन से मिलता है, ठीक है। और पोषक तत्व क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज है, ठीक। पौधे के लिए ये भोजन कौन बनाता है? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे लिए भोजन तो हम
हम तो खुद नहीं बनाते हैं, ठीक ना। हम पहले क्या करते हैं, जैसे कि किसान से खरीदते हैं कुछ भी चीज़, फिर उसे बनाते हैं, मतलब कह सकते हैं कि हम खुद से बनाते हैं, है ना। लेकिन क्या पौधे भी अपना भोजन खुद से बनाते हैं, ऐसा प्रश्न उठता है। तो बिल्कुल पौधे भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आइए जाने कि पौधे में ऐसा क्या है जिससे वे अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम है। पौधे में ऐसा क्या है जिससे पौधे स्वयं भोजन बना लेती है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण, पौधे में खाद्य संश्लेषण का पराक्रम। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे क्या करती है, खाना बनाती है। कैसे, देखते हैं। पौधे की हरी पत्तियों में भी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो भोजन बनाने में सहायक होते हैं। पौधे की हरी पत्ती में, जैसे कि हरी पत्ती में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन बनाने में आवश्यक होते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसे कहते हैं भोजन का उत्पादन हरी पत्तियों में होता है। भोजन कहाँ कहाँ बनता है, हरी पत्तियों में बनता है। इसलिए इसे भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्री भी कहते हैं। किसको, पत्ता को हम लोग खाद्य फैक्ट्री भी कहते हैं या भोजन उत्पादन का कारखाना भी कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। इन्हें भी जानिए। हरे पौधों की पत्तियों में एक प्रकार की संरचना हरित लवक या क्लोरोफिल पाई जाती है। आप देख सकते हैं पत्तों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाई जाती है, ठीक। हरित लवक या क्लोरोफिल पाई जाती है। इससे इस क्लोरोप्लास्ट हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। ओके, इस क्लोरोप्लास्ट के में हरे रंग का एक वर्क होता है। इस क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का वर्क होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पिगामेंट कहते हैं। ओके, पिगामेंट कहते हैं। वर्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिगामेंट कहते हैं, ठीक ना। वर्क पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ओके, यह सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है, और ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है, पौधों में ही पाया जाता है, ठीक। पौधे के पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होता है और उस क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्क होता है, पिगामेंट होता है, पिगामेंट पाया जाता है, और जिसे ही हम लोग उसी पिगामेंट को क्या कहते हैं, हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक ना। आगे क्रियाकलाप 1 करके देखिए। अपने विद्यालय में मिट्टी सहित 2 गमला लीजिए। अपने विद्यालय में मिट्टी के साथ 2 गमला लेना है। दोनों गमले में एक तरह के पौधे को लगा दीजिए। एक तरह के पौधे को आपको लगा देना है। एक गमले को कक्षा के अंदर रखिए और दूसरे गमले को कक्षा के बाहर रखिए, ठीक है ना। 5 से 7 दिन बाद दोनों पौधों में अंतर देखिए। 5 से 7 दिन के बाद आप क्या देखते हैं कि दोनों पौधों में आप अंतर देखने लगते हैं। अपने अवलोकन को कॉपी में लिखिए। कक्षा में शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। आप हर दिन क्या उसमें बदलाव देखते हैं उसको कॉपी में लिखते जाना है आपको, ठीक है। आगे देखिए। इस क्रियाकलाप के माध्यम से आपने जाना कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की प्रकाश महत्वपूर्ण भूमिका है। सूर्य की जिस गमले को, जो गमला बाहर था उसे सूर्य की प्रकाश मिल रही थी, तो वो तेज गति से वृद्धि हो रही थी और उसका रंग भी अच्छा था और वह स्वस्थ पौधा था। लेकिन जिसे प्रकाश संश्लेषण नहीं मिल रही थी, जिसे प्रकाश नहीं मिल रही थी, सूर्य की प्रकाश नहीं मिल रही थी, कक्षा के अंदर वाला जो पौधा था वह बिल्कुल कमजोर और कह सकते हैं कि ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई थी, ठीक ना। आगे देखते हैं। इस क्रियाकलाप के माध्यम से हमने ये जान लिया। आइए जानते हैं कि पौधों को भोजन बनाने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। अब पौधा को भोजन बनाने के लिए किस किस चीज़ का आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि हम लोग को चावल, पानी, बर्तन और ईंधन, ठीक ना। ईंधन मतलब गैस, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक हीटर या लकड़ी, ये सब का जरूरत होता है। तो पत्ते को क्या चीज़ का जरूरत होता है भोजन बनाने के लिए, वो समझते हैं। पत्ते को क्या चीज़ का जरूरत होता है भोजन बनाने के लिए, वो समझते हैं, ठीक। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या पदार्थ जरूरत होती है, क्लोरोफिल वर्क जो पौधे की हरी पत्तियों में पाई जाती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। यदि पत्ते अगर हरे इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर हरे नहीं होते तो क्लोरोफिल नहीं होता तो वो पत्ता झड़ जाएगा, और क्योंकि वो खाना बनाने नहीं पाएगा, ठीक है ना। एक तो हो गया क्लोरोफिल वर्क पाया जाता की जरूरत होती है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में उपस्थित होती है उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक। तीसरा, जल एवं खनिज जो कि जड़ों से लेता है, जो मिट्टी से पौधे के जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, मतलब सोखे जाते हैं, ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश भी पौधे के लिए अनिवार्य है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन कच्चे पदार्थों से सीधे पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पौधे द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन बनाने और ऑक्सीजन को छोड़ने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। सूर्य की किरण की उपस्थिति में पौधों में सूर्य की किरण की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और फिर आपका क्लोरोफिल और जल का उपयोग करके भोजन बनाया जाता है, और फिर ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ने की इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये समीकरण है, इसके द्वारा दर्शाया जा सकता है। ओके, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड
जल की उपस्थिति में, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य है। तो क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। यही कार्बोहाइड्रेट पौधे में संचित भोज्य पदार्थ है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को ही पौधे अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक ना। और ऑक्सीजन जो है ये वायुमंडल में विभुक्त हो जाती है, मतलब वायुमंडल में फैल जाते हैं, जिसे हम लोग ऑक्सीजन, उसी ऑक्सीजन को हम लोग सांस के द्वारा लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? और इसकी फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड, सी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ओ से ऑक्सीजन, डाई दो है इसीलिए डाइऑक्साइड, और H2O मतलब होता है आपका वाटर, फिर कार्बोहाइड्रेट CHO, ठीक है, और ऑक्सीजन निकल जाता है और वाटर निकल जाता है। ओके, आगे क्या है देखिए। क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है? बिल्कुल, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता बिल्कुल पड़ती है, ठीक ना। क्रियाकलाप 2, क्रोटन या कोलियस की चित्तीदार पत्ती को तोड़िए, ठीक। क्रोटन और कोलियस की चित्तीदार पत्तियों को तोड़ना है। इस पत्ती को बीकर में डालकर कुछ देर उबालिए। उसे क्या करना है? बीकर में डाल करके कुछ देर उबालना है। फिर इस पत्ती को अल्कोहल वाले बीकर में डाल दीजिए। अब उसे उबाल लेना है पहले बीकर में, उस पत्ती को, चींटी वाले पत्ती को, और उसके बाद अल्कोहल मुझे डाल देना है। अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालिए। अब अल्कोहल वाले बीकर को भी वाटर बाथ में रख करके उसे उबालना है, ठीक ना। तो पत्ती में मौजूदा हरा वर्क क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर अल्कोहल में घुल जाता है। जैसे हम लोग उबालते हैं तो पत्ती का जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल वर्क होता है, वो किस में घुल जाता है? अल्कोहल में घुल जाता है। रंगहीन पत्ती को पानी में अच्छी तरह धोइए। अब ये जो रंगहीन पत्ती है, रंगहीन कैसे हो गया? क्योंकि हरी रंग, पत्ती में जो हरी रंग होती है वही क्लोरोफिल का एक पार्ट होता है। जब क्लोरोफिल यदि अल्कोहल में घुल गया, मतलब उससे हरी रंग हट गई, ठीक ना, तो ये रंगहीन हो गया। पत्ती को पेट्री डिश में रख कर आयोडीन की कुछ बूंद डालिए। अब इसे एक पेट्री डिश में रखना है, कुछ पत्ते को रख करके क्या करना है? उसमें आयोडीन की कुछ बूंदे डालना है। ओके, आयोडीन की कुछ बूंदे डालना है। क्या आप देखते हैं? आप क्या देखते हैं वो देखना है। हरी पत्तियों वाला भाग गाढ़े नीले रंग का हो जाता है। हरी रंग की जो पत्ती है वह वाला भाग गाढ़े नीले रंग का हो जाता है, परंतु सफेद पत्तियों वाला भाग नीला होता है। सफेद पत्तियों वाला भाग नीला हो जाता है। इसका क्या अर्थ है? ठीक, सफेद पत्ती वाला भाग आपका वो नीला नहीं होता है, लेकिन जो हरी पत्ती है वो बिल्कुल गाढ़ा नीला हो जाता है, ठीक है ना। सफेद पत्तियों वाले भाग में क्लोरोफिल वर्क अनुपस्थित होने के कारण उस भाग में ना तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, ना स्टार्च का निर्माण हुआ, इसलिए वह नीला नहीं हो पाता है, ठीक ना। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, ठीक। क्लोरोफिल की आवश्यकता बिल्कुल जरूरी होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब बताइए, हरी पत्तियों में ऐसा क्या क्या पाया जाता है जो उसे प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम बनाता है? पहला तो उसकी हरी रंग, दूसरी उसकी वर्क क्लोरोफिल, ठीक है। दो चीज़ ऐसी चीज़ है जो कि कह सकते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में ही वर्क होता है, वर्क को ही हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक ना। तो इसलिए पत्ती में क्लोरोफिल की होना बहुत आवश्यक है, ठीक। आगे प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कच्चे पदार्थ के नाम लिखें। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कच्चे पदार्थ क्या क्या है? कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। और ये तो सूर्य की उपस्थिति होनी ही चाहिए और क्लोरोफिल होनी ही चाहिए, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समीकरण द्वारा दर्शाइए। तो हमने समीकरण द्वारा दर्शा दिया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये समीकरण है, ठीक ना। ये क्या है? समीकरण है, ये दोनों समीकरण है, ठीक, आप दर्शा सकते हैं। ओके, अगला क्या है? रंध्र। हम समझते हैं रंध्र के बारे में। रंध्र क्या होता है? पौधे की पत्तियों की सतह पर छिद्र होते हैं। पौधे जो होते हैं, पौधे की जो पत्ती होती है उसकी सतह पर क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, ठीक। पत्तियों की सतह पर स्थित ऐसे छिद्रों को ही रंध्र कहते हैं। और पत्तियों के सतह पर जो छिद्र उपस्थित होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कह देते हैं, ठीक। रंध्र द्वारा कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। रंध्र का द्वार मतलब दरवाजा जो होता है वो कोशिकाओं द्वारा ढका होता है, घिरा हुआ होता है। ये पत्तियों के दोनों ऊपरी तथा निचली भाग में पाए जाते हैं। पत्ते के ऊपरी और निचली भाग दोनों तरफ पाए जाते हैं, ठीक। क्या आप जल एवं खनिज भी इसी तरह पत्तियों तक पहुंचाते हैं? क्या इसी तरह आप खनिज और ये जल को पहुंचाते हैं, कहा जा रहा है, ठीक ना। तो बिल्कुल नहीं, जल तो क्या से जड़ से आते हैं, ठीक ना। नहीं, जल एवं खनिज वाहिकाओं मतलब जो नस होते हैं, टहनियों के बीच में नस, पत्ते के बीच में नस जो होते हैं, पत्तों में क्या होते हैं? क्या जल एवं खनिज भी इसी तरह पत्तियों तक पहुंचते हैं? इसी तरह कहने का मतलब क्या है? रंध्र के द्वारा, छिद्र के द्वारा, छेद के द्वारा ही क्या जल और खनिज पहुंचते हैं? बिल्कुल नहीं। वो जल वो क्या किसके द्वारा पहुंचते हैं? वाहिकाओं के द्वारा, नसों के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक। ये वाहिकाएं नली के समान होती है, नली के जैसा होता है, तथा जड़ तना शाखाएं एवं पत्तियों तक फैली होती है। वो जो नस होती है, नली होती है, वो जड़ से लेकर तना से लेकर टहनी और पत्तियों सभी जगह फैली होती है, ठीक। आगे
पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए वाहिकाएँ एक सतत मार्ग बनाती है, ठीक? पोषक जो होते हैं जो पोषक तत्व होते हैं उनको पत्तियों तक पहुँचाने के लिए वाहिका जो होती है, वो जो नली जैसी होती है, वो अच्छा मार्ग बना के रखती है, ठीक है? पौधों में पदार्थों की परिवहन के बारे में आप आगे के अध्याय में जानेंगे कि कैसे परिवहन करता है उसके बारे में, ठीक है? कि कैसे पोषक तत्व परिवहन करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जड़ से लेकर पत्तियों तक कैसे पहुँचता है जो पोषक तत्व होता है, वो हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है? आगे के अध्याय में। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण यदि नहीं होता तो क्या होता? हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ठीक ना? यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो प्राणियों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होता, ठीक ना? प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं तो ना ही कोई पौधा उगता, कुछ नहीं उगता, तो सांस तो दूर की बात है, हम लोग को कुछ खाने को भी नहीं मिलता, ठीक ना? जब ऑक्सीजन ही नहीं होती तो ये पृथ्वी में रहना भी मुश्किल था। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव नष्ट हो जाएंगे क्योंकि सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर करता है, ठीक? जो सभी जीवों का जितने भी सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पौधों द्वारा निर्मित भोजन पर ही आश्रित करता है, ठीक ना? निर्भर करता है। भोजन के अतिरिक्त, भोजन के अलावा सभी जीवों के लिए परम आवश्यक है ऑक्सीजन, ठीक? और ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही निर्मित होता है। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती, ठीक ना? ऑक्सीजन भी हमें नहीं मिल पाती। यह प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखता है और ये जो प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है इसी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन संतुलन में रहते हैं, अन्यथा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ठीक है? आगे देखते हैं। अतः प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में जीवन की कल्पना भी असंभव है, इसलिए सरकार द्वारा समय समय पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है, ठीक है? इसलिए सरकार द्वारा समय समय पर वृक्ष रोपने के लिए वृक्ष को लगाने के लिए, पेड़ों को लगाने के लिए क्या किया जाता है, वो हमें जोर दिया जाता है, ठीक है? आगे देखिए, वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ। इस बढ़ते हुए आधुनिक औद्योगिकी युग में पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करनी चाहिए। वृक्षारोपण, वन महोत्सव आदि को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में पौधों की उपयोगिता और प्रेम को जागृत करना चाहिए। पौधों के प्रति हमें प्रेम जागृत करना चाहिए बच्चों के प्रति में, ठीक ना? जिससे पृथ्वी पर वायु और वातावरण संतुलित बना रहे, ठीक? क्या सफ़ेद रंग वाले पत्तों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? क्या सफ़ेद रंग के जो पत्ते होते हैं क्या उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? जैसे कि हमने क्या पढ़ा है कि हरी रंग होती है पत्ते में, तो हरी रंग में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट की जो वर्क होती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल के कारण ही हमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण संभव हो पाता है, ठीक ना? तो क्या अगर सफ़ेद पत्ता है मतलब उसमें हरा रंग नहीं है तो क्या वहाँ प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा? देखते हैं, ठीक? हरी पत्तियों के अतिरिक्त, हरी पत्तियों के अलावा अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, ठीक? परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्क क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेते हैं, ठीक ना? वो होते हैं हरे रंग भी उसमें होते हैं लेकिन हरे रंग को वो ढक लेते हैं क्योंकि उस अन्य रंगों का गाढ़ापन ज़्यादा होता है जिसके कारण हरा रंग ढका हुआ होता है। और सभी पत्तियों में, किसी भी कलर का पत्ती हो, सभी पत्तियों में हरा रंग होता ही है और क्लोरोफिल होता ही है, ठीक है? इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, सफ़ेद पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक? आगे देखते हैं। क्या आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जल की सतह पर हरे रंग की चिकनी सतह के तंतु के आकार वाले पौधे को देखा है? बिल्कुल। इन्हें क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं, ठीक ना? अलगी कहते हैं, ठीक? जिसे हम लोग काई कहते हैं, ओके। इसमें भी क्लोरोफिल होता है, देखिए वो भी हरे कलर के होते हैं, जो दीवार सब में होते हैं, जो बरसात के मौसम में ज़मीन में उग जाते हैं हरे कलर के, जिसे हम लोग काई कहते हैं, शैवाल कहते हैं, अलगी कहते हैं, ठीक ना? उसमें भी क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः यह स्वपोषी है, ठीक? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, क्लियर है? देखिए ये तालाब सब में ऐसा दिखता है ना, है ना? तालाब में शैवाल इस तरह से रहता है। अब बताइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे कैसे ग्रहण करती है? शायद वो पत्ते की छिद्र से ग्रहण करती है, ठीक ना? पत्ते में जो छिद्र होती है, रंध्र होती है, उसके द्वारा ग्रहण करती है। क्या रंग बिरंगी पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? बिल्कुल हो सकती है, ठीक? अब हम कह सकते हैं कि पोषण की विधि सबसे सजीव जिसमें हम कह सकते हैं कि पोषण की जो विधि होती है जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वयं बनाता है, ठीक ना? प्रकाश, ये पोषण की जो विधि होती है इसमें सजीव अपना भोजन स्वयं बनाता है और जब अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसको कह सकते हैं हम लोग स्वपोषी, ठीक है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन स्वपोषण कहलाता है, ठीक? स्वपोषण कहलाता है। ऐसे जीव इस विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक? ये जो विधि है जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसका स्वपोषण कहते हैं। और जो भी जीव ऐसे खुद इस विधि के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं उन जीवों को कहा जाता है स्वपोषी, ठीक? प्रक्रिया को कहा जाता है स्वपोषण और उन जीवों को कहा जाता है स्वपोषी, ठीक? क्लियर है? पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है,
पोषण की वह विधि जिसमें जो पौधे होते हैं, प्राणी होते हैं, वे अपना भोजन स्वयं नहीं संश्लेषित करते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक ना। और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं या विषम पोषण कहते हैं, ठीक। और इस तरह के जीव को हम लोग कहते हैं परपोषी, ठीक। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परपोषण और विषम पोषण कहते हैं। और ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसको परपोषी कहते हैं। तो कह सकते हैं कि हम लोग क्या हैं, परपोषी हैं, क्योंकि हम लोग दूसरे जंतुओं पर और दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, ठीक ना। हम लोग तो अपने शरीर के अंदर ही भोजन नहीं बना लेते हैं पौधे की तरह, बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो हम लोग परपोषी हैं, ठीक ना। हम लोग परपोषण के द्वारा हमें भोजन मिलता है। क्या क्या पौधे भी विषमपोषी हो सकते हैं? क्या पौधे विषमपोषी हो सकते हैं, परपोषी हो सकते हैं? क्या वे दूसरे के ऊपर निर्भर रह सकते हैं? तो शायद होते होंगे, अभी देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरे पेड़ से लपेट करके अपना भोजन दूसरे पेड़ से सोखते हैं, ठीक ना, दूसरे पेड़ से लेते हैं। पौधे सामान्यतः स्वपोषी होते हैं। पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परंतु कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं होता है, ठीक ना, बिल्कुल पाया नहीं जाता है। वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करती है, स्वयं नहीं बनाती है अपना भोजन। वे अपने भोजन के लिए अन्य पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहती है। वे विषम पोषी कहलाते हैं, ठीक ना। वे क्या कहलाते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। ओके, देखिए, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, क्लियर, उसे कहते हैं हम लोग स्वपोषी। और जो दूसरे पर निर्भर रहे, जैसे कि दूसरे पौधों पर या जंतु पर निर्भर रहे, तो उसको परपोषी। और जो अपना भोजन दूसरे पौधे से, कह सकते हैं अन्य पौधों से, ऐसा पौधा जो अपना भोजन दूसरे पौधे से ले, अपना भोजन का निर्भर दूसरे पौधे पर निर्भर रहे भोजन के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं विषम पोषी, ठीक। नीचे के चित्र 1.7 को ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये जो पीला पीला कलर का लटका हुआ दिख रहा है आपको, ये अपना से भोजन नहीं बनाता है। ये क्या करता है, ये पेड़ से ही भोजन ले लेता है, ठीक ना। आगे ये बड़ा सुंदर दिखता है ना। क्या आपको वृक्ष के तने पर शाखाओं से लिपटी हुई, जैसे शाखाओं से लिपटी हुई रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? बिल्कुल पीले रंग की हमें संरचना दिखाई पड़ रही है, रस्सी के जैसा है, ठीक है, रस्सी नुमा है। ओके, ये अमरबेल का पौधा है, ये इसको क्या कहते हैं, अमरबेल कहते हैं, ठीक। ये अपना भोजन उस वृक्ष से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, जिस पर भी ये चढ़े होते हैं, जिस पर ये लदे होते हैं, उसी पेड़ से ये अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक ना। इसे परजीवी कहते हैं। परजीवी विषमपोषी का एक प्रकार है। परजीवी एक विषमपोषी का ही एक प्रकार है, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। अमरबेल को क्या कहते हैं, परजीवी। क्या विषमपोषी पौधे में पोषण की विभिन्न विधियां हैं? विषमपोषी में क्या विषमपोषी में पोषण की कई विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, देखिए। जैसे कि परजीवी पोषण, ठीक, परजीवी पोषण। अगला क्या है, अगला है हमारा कह सकते हैं परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, ठीक। ये सब हैं, हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं पहले। पैरासाइट न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीव, मतलब दूसरे जीव से, दूसरे प्राणियों से शरीर से प्राप्त करते हैं, ठीक है। किससे, शरीर से प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं, ठीक है। अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवित प्राणियों के शरीर से जो प्राप्त करता है उसको परजीवी पोषण कहते हैं। इस प्रकार के भोजन प्राप्त करने वाले जीव को परजीवी कहते हैं, ठीक। और परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं, उसे होस्ट कहते हैं। जिससे भी भोजन प्राप्त किया जाता है उसे होस्ट कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग पोषी कहते हैं, क्लियर है, ठीक। आगे देखिए, पौधे में इसका एक उदाहरण है अमरबेल, ठीक। तना परजीवी मिसल्टो, जिसे आकाश बेली भी कहते हैं, ठीक ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आकाश बेली भी कहते हैं। तथा रैफ्लेशिया जो जड़ परजीवी है, जो कि जड़ परजीवी है। ये देख पा रहे होंगे आप, ये रैफ्लेशिया है और ये मिलसट्टो है, ये वाला मिलसट्टो है, ठीक। मृतजीवी क्या होते हैं, मृतजीवी पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत व विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करता है, मतलब मरा हुआ चीजों से, सड़ा हुआ चीजों से प्राप्त करता है। पोषण का वह विधि जिसमें कोई भी जीव मरा हुआ या सड़ा हुआ चीजों से प्राप्त करता है उसको हम लोग कहते हैं मृतजीवी पोषण, ठीक। और जो इस तरह का भोजन को प्राप्त करता है उसको मृतजीवी कह देते हैं, ठीक। मृतजीवी पोषण मतलब क्या, विधि, और मृतजीवी मतलब क्या, जो इस विधि से प्राप्त करता है भोजन को, ठीक ना। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे को मृतजीवी कहते हैं, जैसे कि फफूंद, कुकुरमुत्ता या मशरूम, ठीक ना, जो कवकों के प्रकार हैं, मृतजीवी पोषण के उदाहरण हैं। ये फफूंद क्या है, फफूंद क्या होता है वो जानते हैं। आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा फफूंद के विषय में जानते हैं, ठीक ना। तो देखिए, ये जो मशरूम, हम लोग खुखड़ी जिसको बोलते हैं, मशरूम, कुकुरमुत्ता, फफूंद, ये सब क्या होते हैं, ये मृत चीज़ों से पैदा होते हैं या कोई सड़े गले चीज़ों से ही ये उत्पन्न होते हैं, ठीक ना। इसलिए हमें ध्यानपूर्वक इन्हें खाना चाहिए। ओके, लोग बड़ी जल्दी में इसे खा जाते हैं, है ना।
क्रियाकलाप 3, ब्रेड मतलब पावरोटी का एक टुकड़ा लेकर उस पर पानी की कुछ बूंद डाल दीजिए। ठीक ना, ब्रेड लेकर के उसमें क्या करना है, पानी का कुछ बूंद डाल देना है। किसी नम एवं उष्ण स्थान पर इस टुकड़े को 2-3 दिनों के लिए छोड़ देना है। ठीक, 2-3 दिनों के बाद ब्रेड की सतह पर हरे और भूरे रंग के धब्बे दिखेंगे। क्या होने लगते हैं? हरे और भूरे रंग के धब्बे दिखने लगते हैं। इन धब्बों को एक आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी से देखना है। ठीक ना, की सहायता से देखिए। ओके, देखिए ये है आपका सूक्ष्मदर्शी लेंस है, तो इस तरह से देखना है। ठीक, आपको क्या दिखाई देता है? आपको रुई के धागों के जैसा आकार संरचना दिखाई पड़ेगी। ठीक है, रुई के धागों के जैसा संरचना दिखाई पड़ेगी। ये संरचना ही फफूंद कहलाती है। यही जो संरचना होती है यही क्या कहलाती है? फफूंद कहलाती है। क्लियर हो गया फफूंद क्या होता है? आगे, फफूंद अचार, चमड़े, कपड़े, अनाजों आदि अन्य पदार्थों में भी उगते हैं, रोटियों में भी उग जाते हैं। ठीक है, ये नम और उष्ण वस्तुओं पर भी उगते हैं। ये जो नमी वाला जितने भी वस्तु होते हैं उन सभी पर ये उग जाते हैं। क्लियर है? वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। ये बरसात के ऋतु में इसका सबसे ज़्यादा समस्या होता है। सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। कवक के जो बीजाणु होते हैं, बीज होते हैं, वो वायु में उपस्थित होते हैं। ठीक ना, जब वे हवा के झोंकों से किसी ऐसे द्रव्य या जैव पदार्थ अथवा उत्पादक पर बैठते हैं जो नम होती है। देखिए, जो हमारी कवक होती है, जो फफूंद होती है, वो हवा में ही उपस्थित रहती है। ठीक ना, और जैसे ही वो नमी वाली स्थान को पाती है और वहाँ पर वो वृद्धि करने लगती है। ठीक ना, जो नम और उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। ये तेजी से फैल जाते हैं। ठीक ना, ये बड़ी तेजी से फैल जाते हैं। आगे, जो फैल जाते हैं, पौधों, जंतुओं एवं मनुष्यों में कवकों के कारण कई प्रकार के रोग भी होते हैं। कवक के कारण ही, फफूंद के कारण ही कई प्रकार के रोग होते हैं। किसमें? पौधों में, जंतुओं में, मनुष्यों में। ठीक, इन्हें भी जानिए। क्या है? ईस्ट या छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं। ठीक ना, कुछ तो बीमार करते हैं, कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ उपयोगी भी हैं। उन्हें खाने या किण्वन की क्रिया में उपयोग में लाया जाता है। ठीक ना, उन्हें खाने के उपयोग में भी लाया जाता है। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। क्लियर है? कीटभक्षी कहने से ही पता चल रहा है, कीड़ा को खाने वाला। घटपर्णी, ठीक, एक विचित्र पौधा है। घटपर्णी एक विचित्र पौधा है। घटपर्णी एक ऐसा पौधा है जो क्या करता है? कीड़ों को खाता है। देखा जाए कैसे खाता है। ठीक ना, पोषण की विधि सबसे अलग है। घटपर्णी की पोषण की विधि बिल्कुल सबसे अलग है। ठीक ना, इसमें क्या होता है कि ऐसे पौधे कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक ना, जैसे कि ये जो खुला हुआ स्थान आपको दिख रहा है, यहाँ पर कीड़े घुस जाते हैं और ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ठीक, और ये गल करके ये पौधे को पोषण देता है। ठीक ना, ऐसा भोजन बनता है इनका। ओके, ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे कीटभक्षी पौधा कहते हैं। घटकर्णी या कलश पौधा, वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा तथा ब्लैड वर्ट आदि कीटभक्षी पौधे हैं। ये जो जितने नाम अभी लिया गया ये सब क्या है? कीटभक्षी पौधे हैं। ठीक है, कीटभक्षी पौधों में क्लोरोफिल वर्णक भी पाया जाता है। कीटभक्षी वाले पौधे में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं, पर वे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करते हैं। ठीक ना, वे तो भोजन की आपूर्ति तो वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, उसको नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वे कीड़ों का भक्षण करते हैं, कीड़ों को खाते हैं। ठीक ना, अधिकांश कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली जगहों में ही पाए जाते हैं। ये जो कीटभक्षी पौधे होते हैं ये ज्यादातर नाइट्रोजन की कमी वाले जगहों में ही पाए जाते हैं। ओके, सहजीवी पोषण। अब सहजीवी पोषण क्या होता है? कीटभक्षी पोषण के बारे में हम लोग समझ गए। अब सहजीवी के बारे में समझते हैं। क्या आपने दो जीवों के सह संबंध के बारे में सुना है? क्या दो जीवों के एक साथ संबंध के बारे में सुना है? ये संबंध क्यों बनाते हैं? ठीक, ये संबंध क्यों बनाता है? यह एक विशेष प्रकार का संबंध है जब भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव, अलग अलग प्रकार के दो जीव, ठीक ना, एक दूसरे की मदद करते हुए साथ रहते हैं। ये अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे की मदद करते हुए बांटते हैं। ये सहजीवी संबंध कहलाते हैं। ये तो बिल्कुल आदमी के जैसे ये पौधे होते हैं। ठीक ना, वे एक दूसरे से पोषण को भी बांटते हैं। ओके, और वे एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ठीक ना, आगे देखिए, कहते हैं, क्या कहते हैं? तथा ऐसे जीव को सजीवी कहते हैं। ठीक है, सजीवी पोषण कहा जाता है उस विधि को जिस विधि के द्वारा दो जीव एक साथ संबंध में रहते हैं, साथ में भोजन का भी आदान प्रदान करते हैं, बंटवारा करते हैं, बांट लेते हैं। और तो इस तरह के पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? सहजीवी। उस तरह के विधि को सहजीवी पोषण, लेकिन उस तरह के पौधे को सहजीवी कहते हैं। ठीक, जैसे कि लाइकेन, ओके, में स्वपोषी शैवाल और मृदपोषी कवक साथ रहते हैं।
ओके, देखिए यहाँ लाइकेन के साथ क्या क्या रहते हैं, कवक रहते हैं। ओके, कवक भी रहते हैं और आपके शैवाल रहते हैं, फफूंदी रहते हैं। ठीक, लाइकेन जो होता है, ये जो लाइकेन आप लोग को दिख रहा होगा, ये लाइकेन जो है, ये लाइकेन कहाँ पर होता है? ये लाइकेन साधारणतः ये वृक्षों के तनों पर होता है, वृक्ष के तना पर होता है, ठीक ना। वृक्ष के तना पर ही होता है, ये जो वृक्ष होता है उसके तना पर होता है, या तो ये आपके दीवारों पर होता है, नमी वाला दीवार पर होता है, ठीक ना, नमी पानी से भीगा हुआ दीवार पर होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होते हैं, ठीक ना। कवक में क्लोरोफिल नहीं होते हैं, केवल शैवाल में होते हैं। ओके, ये कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल, पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। ओके, देखिए शैवाल में तो क्लोरोफिल होते हैं लेकिन कवक में नहीं होते हैं, तो ये कवक शैवाल को रहने के लिए स्थान, जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित भोजन कवक को देती है, ठीक ना। देख रहे हैं किस तरह मिल बांट करके काम करते हैं। ओके, इसलिए इसे सहजीवी कहा गया है, ठीक ना, सहज संबंध बनाने वाले पौधे। ओके, आगे देखिए, यहाँ तक हो गया कि शैवाल प्रकाश संश्लेषण करके भोजन कवक को देती है। इस तरह दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। अब सहजीवी संबंध के एक और उदाहरण पर चर्चा करते हैं। कुछ जीवाणु, बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को संतुलन रखते हैं, ठीक ना। ये वायुमंडल नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों के रूप में बदल देते हैं। नाइट्रोजन के जितने पदार्थ हैं उन्हें विलेय पदार्थों के रूप में बदल देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? राइजोबियम ऐसे ही एक जीवाणु है। राइजोबियम एक ऐसा जीवाणु है जो कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, बैलेंस रखता है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये राइजोबियम, ठीक। दलहन के जड़ों की गांठ, ठीक। दलहन के पौधे, जैसे कि क्या क्या होता है दलहन के पौधे? चना, मटर, अरहर, मूंग, सेम आदि के जड़ों में, जड़ों की गांठ में रहते हैं। ये जो राइजोबियम होती है, ये दलहन पौधे के गांठ में रहती हैं, जड़ों के गांठ में रहती है, ठीक। तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, और क्या करते हैं? नाइट्रोजन की आपूर्ति भी करते हैं। इसके बदले फलीदार पौधे राइबोजियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, ठीक। देखिए, दलहन वाले पौधे में जो चना, मटर ये सब होते हैं, उसके जड़ों के गांठों में ही क्या पाए जाते हैं? रहते हैं, तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, ठीक ना। और इसके बदले क्या होता है? फलीदार पौधे, जो फल वाले पौधे होते हैं, वो राइजोबियम जीवाणु को आवास देते हैं, ठीक ना। राइजोबियम जीवाणु को आवास देते हैं, घर देते हैं रहने के लिए, और खाद्य पदार्थ देते हैं। इस प्रकार दोनों जीव को एक दूसरे की उपस्थिति के लाभ पहुंचाता है कि नहीं? सजीवी संबंध, बिल्कुल सजीवी संबंध है। ओके, इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है, ठीक, विशेष महत्व है। किसानों के लिए कैसे विशेष महत्व है? उन्हें खेतों में एक्स्ट्रा नाइट्रोजन के लिए यूरिया नहीं देना पड़ता है, एक्स्ट्रा खाद नहीं देने पड़ते हैं, ठीक है, वो यूरिया की पूर्ति कर देती है। ओके, उन्हें मिट्टी में दालों की फसलों के लिए अलग से नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगली फसल के लिए भी मिट्टी में पर्याप्त नाइट्रोजन व्याप्त रहता है, काफ़ी हो जाता है, ठीक है ना, फैला रहता है। प्राकृतिक विधि के अतिरिक्त, मतलब प्राकृतिक विधि के अलावा मिट्टी में नाइट्रोजन, ये जो प्राकृतिक विधि है, इसके अलावा मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्वों की आपूर्ति, मतलब कमी हम रासायनिक उर्वरकों द्वारा भी करते हैं, ठीक। ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सब की पूर्ति हम लोग प्राकृतिक विधि के द्वारा तो करते ही हैं, होता ही है, लेकिन हम लोग रासायनिक उर्वरकों द्वारा, खाद के द्वारा भी करते हैं। इससे मिट्टी का खोया हुआ पोषक तत्व खेतों को पुनः मिल जाता है और अच्छे उत्पादन होने लगते हैं। इस पाठ में हमने जाना कि अधिकतर पौधे स्वपोषी होते हैं, मतलब स्वयं से भोजन बनाते हैं। कुछ पौधे परजीवी होते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पौधे या दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, एवं मृत जीवी भी होते हैं। कुछ मृत जीवी मतलब जो मृत चीजों को खाते हैं, ठीक है ना, मृत चीजों पर जो जन्म लेते हैं। ओके, मृत चीजों के सड़े हुए गले हुए चीजों को खाते हैं, मरे हुए चीजों को खाते हैं, उसको मृत जीवी कहते हैं। सभी जंतु विषम पोषी होते हैं। सभी जंतु कैसे होते हैं? विषम पोषी होते हैं, दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक ना, ज्यादातर दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं। हमने क्या क्या सीखा? सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता ऊर्जा प्राप्ति के लिए होती है। सभी जीवों की भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है? ऊर्जा के लिए, ठीक। हमारे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे जो होते हैं, जितने भी हरे पौधे होते हैं, वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इसलिए वे स्वपोषी कहते हैं। इसलिए हम लोग उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें स्वपोषी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है, बहुत जरूरी है, ठीक। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीव द्वारा उनकी उत्तर जीविका के लिए किया जाता है, ठीक है, जीवन यापन करने के लिए किया जाता है। आगे, कवक जो होती है वो अपना पोषण मृत एवं अपघटित, मरे हुए, सड़े हुए जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होती है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ठीक ना। ये क्या होते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। कवक क्या होते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं मशरूम भी होता है, ठीक है, जिसको कुकुरमुत्ता कहते हैं।
कुछ पौधे एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। अमरबेल एक परजीवी है, मतलब दूसरे पर निर्भर रहता है, परजीवी पौधा है। और घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है, मतलब कीड़ों को खाता है। क्यों? नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए, नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए, अपने शरीर में नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए, ठीक ना। भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीवों का ऐसे संबंध जिसमें अपना आवास एवं पोषण तत्व साझा करते हैं, उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव जो कि ऐसा संबंध रखते हैं कि वो अपना घर और पोषण दोनों एक दूसरे के साथ मिल बांट करके साझा करते हैं, उसे हम लोग सहजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि लाइकेन, ठीक। राइजोबियम जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है, वो वायुमंडल में नाइट्रोजन की को विलय पदार्थों के रूप में बदलता करता है, ठीक ना। और दलहन पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन की यौगिक के रूप में आपूर्ति करता है, ठीक। आगे, शिक्षक निर्देश। प्रयोजन कार्यों में बच्चों की सहायता कीजिए। जो प्रयोजन कार्य है उसमें बच्चों को सहायता करना है टीचर को। आवर्धक लेंस की सहायता से जो माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं, ठीक ना, जैसे कि ब्लड चेक आप कराने जाते होंगे तो वहाँ पर होता होगा जो, उसको कहते हैं हम लोग आवर्धक लेंस, ठीक ना। या आवर्धक लेंस इसको भी कह सकते हैं जो ऐसा गोल सा होता है जिसमें लगा हुआ होता है, ठीक ना। यहाँ लेंस शीशा लगा हुआ होता है जो कि छोटी चीज़ को भी बड़ा बड़ा दिखाता है, ठीक ना। तो आवर्धक लेंस की सहायता से फफूंद देखने का अवसर बच्चों को उपलब्ध कराएं, ठीक ना। लाइकेन का अस्थायी स्लाइड दिखाएं, लाइकेन का अस्थायी स्लाइड दिखाना है। ओके, अब हम लोग अभ्यास क्वेश्चन आंसर की ओर आते हैं। क्या सही उत्तर पर सही चिन्ह का चिन्ह लगाइए, ठीक। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? अमरबेल कहते हैं। नहीं, अमरबेल नहीं, ये घटपर्णी होती है, ठीक है, घटपर्णी। ओके, पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं? पौधे द्वारा सूरज की रोशनी लेते हैं, वे सूर्य की उपस्थिति में क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा बदल देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक ना। आगे, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण में ली जाने वाली गैस का नाम बताइए। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण से ली जाने वाली, हरे पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, परजीवी पौधा का उदाहरण है, क्या है परजीवी पौधा का उदाहरण? अमरबेल है, ठीक। आगे, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे किस रचना में ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त करते हैं? किस रचना में मुक्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे जो होते हैं किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त करते हैं? जड़ से, तना से, फूल से, रंध्र से करते हैं, ठीक है, पत्तियों में जो छेद होती है उससे करते हैं। ओके, अब रिक्त स्थानों को भरना है। पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडार कहाँ होता है? भंडारण के रूप में किया जाता है। वे किस रूप में करते हैं देखते हैं हम लोग। वे भंडारण के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर है स्टार्च के रूप में करते हैं, ठीक है। भंडारण किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में करते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाली हरे रंग का वर्णक क्या कहलाता है? वह क्लोरोफिल कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के उपरांत खालियासान गैस मुक्त होती है। कौन सा गैस छूटती है? ऑक्सीजन गैस छूटती है, मुक्त होती है, ठीक। अब इसे मिलाना है हमें। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, ठीक। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये देखते हैं जीवाणु के द्वारा किए जाते हैं, ठीक। अमरबेल जो होता है वो परपोषी होता है। जंतु जो होते हैं, वो कीटभक्षी जो होते हैं, कीटभक्षी वे क्या होते हैं? कह सकते हैं हम लोग कीटभक्षी, परजीवी नहीं, परपोषी, शायद ये हम लोग कह सकते हैं, इसको शुरू से बनाया जाए, है ना। क्लोरोफिल तो हो गया आपका, इसका घ हो जाएगा। ओके, ये हो गया एक। क्लोरोफिल वाला कहाँ है देखिए, क्लोरोफिल का पत्ती में होता है क्लोरोफिल, ठीक। यहाँ 1 नंबर हो जाएगा, ठीक ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? ये 2 नंबर हो जाएगा। और अमरबेल क्या होता है? परपोषी होता है, ठीक ना। कह सकते हैं परपोषी या परजीवी होता है, परजीवी होता है, ठीक, परजीवी। ओके, देखते हैं उत्तर में परजीवी होता है कि नहीं। हाँ, परजीवी होता है। और जंतु क्या होता है? परपोषी होता है। कीटभक्षी क्या होता है? क्या है देखते हैं, ड्रोसेरा। कीटभक्षी का एक उदाहरण क्या है? ड्रोसेरा एक उदाहरण है, ठीक। अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं हम लोग। परजीवी और मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी जो दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है भोजन के लिए, और मृत जीवी जो मरे हुए और विघटित चीजों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, ठीक ना। आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो ये हम लोग देखते हैं कैसा है, ठीक है। यहाँ देखिए, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है। पत्ती को पहले अल्कोहल में उबाल कर क्या किया जाता है? उबाल कर उसका हरा रंग हटा दिया जाता है। फिर पत्ती पर आयोडीन विलयन मतलब आयोडीन का घोल की कुछ बूंदें डाली जाती है। यदि पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है तो नीला काला हो जाता है, ठीक ना। पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है तो समझ जाते हैं कि यह स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक। क्लियर है? आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ऐसे अच्छा, ऊपर क्वेश्चन है, ठीक। देखिए, एक शब्द बताइए, एक शब्द बताना है। ओके, छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है उस छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र, ठीक, रंध्र। ओके, रंध्र।
ठीक ना। आगे नलिका, जिनके द्वारा जल एवं ऐसा नली जिसके द्वारा जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाता है, उसको क्या कहते हैं? वाहिका कहते हैं, वाहिका। ठीक है, वाहिका कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों में सही और गलत चिन्ह लगाइए, चिन्हित कीजिए। सही और गलत चिन्हित करना है। क्लियर? तो क्या है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करती है उसको परजीवी कहते हैं, बिल्कुल नहीं, स्वपोषी कहते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ गलत हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक प्रोटीन नहीं है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक जो उत्पाद होता है वो प्रोटीन नहीं है। तो ये क्या होगा देखते हैं, वो प्रोटीन नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो ये सही है, ये सही है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक ना, सही आंसर ये है, मतलब ये गलत बोल जा रहा है। ठीक ना, उत्पादक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन नहीं होता है। ठीक ना, ओके। जब भोजन बनाती है तो किस रूप में उसे मिलता है भोजन? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ना कि प्रोटीन के रूप में। ओके, आगे प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को क्या करती है? भोजन में अपना रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेती है। कीट भक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, बिल्कुल बनाते तो हैं। ठीक है, कीट भक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, सही है। वे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीड़ों को खाते हैं। ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण तो करते ही हैं, भोजन तो बनाते ही हैं। ठीक, आगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाइए। तो समीकरण हमने बताया है, उसी समीकरण को लिख देना है। ठीक है, ये जो समीकरण है, ये समीकरण मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए, ये समीकरण को दर्शाना है। ठीक है, या तो इसे या तो इसे, दोनों में से एक को आपको दर्शा देना है। ओके, आगे प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व के पुनः पूर्ति का उल्लेख करें। प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व का पुनः पूर्ति कैसे किया जाता है वो हमें उल्लेख करना है। ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से वह फॉस्फोरस, यूरिया और जो रासायनिक खाद होते हैं वो देकर के हम लोग पूर्ति करते हैं। ठीक ना, देखिए, मिट्टी में पोषक तत्व की पुनः पूर्ति के लिए प्राकृतिक विधि, अच्छा, प्राकृतिक विधि कहा जा रहा है। ठीक है ना, ये रासायनिक विधि नहीं, प्राकृतिक विधि। तो फसल चक्रण करके एक हर समय एक ही तरह का फसल नहीं लगाते, अलग अलग तरह के फसल लगाते हैं। तो खेतों में अलग अलग फसल उगने के कारण अलग अलग बैक्टीरिया आते हैं जो कि बहुत मदद करते हैं। ठीक ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, राइजोबियम जैसे जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में रहकर वायुमंडल नाइट्रोजन का उपयोग के रूप में बदलते हैं। ठीक, जैविक खाद, गोबर खाद, कंपोस्ट, हरी खाद का उपयोग करना चाहिए। मृत जीवी अपघटन करना चाहिए। ठीक ना, मृत जीवों को, मरे हुए जीवों को पौधों के अपघटन से पोषक तत्व मिट्टी में वापस मिल जाता है। जब पौधे सड़ गल के फिर वहाँ छूट जाते हैं, उससे जो पोषक तत्व होता है वो वापस मिल जाता है। ठीक ना, अगला प्रश्न क्या है देखिए, किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं? ताकि उनकी उपज में वृद्धि हो पाए। ठीक ना, उपज को बढ़ाया जा सके। ठीक है, जो भी कमी है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और जो भी जिस भी चीज़ की कमी होती है उसकी पूर्ति की जाए। ठीक ना, नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों को उगाने के लिए खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि उसमें ऑलरेडी उसमें पहले से ही नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है। यदि हम लोग फिर से खाद दे देंगे तो वह पौधा मर जाएगा या जल जाएगा। ठीक ना, वो नुकसान हो जाएगा। ओके, हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बिल्कुल। इसका अर्थ हुआ मनुष्य भी स्वपसी होते हैं। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल नहीं, सहमत नहीं है। कारण क्यों? क्योंकि हम अपना भोजन स्वयं तो बनाते हैं लेकिन दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं, पौधे पर निर्भर हैं, कोई जीव पर निर्भर है। ठीक है, कोई पौधे को ही बनाते हैं। ठीक ना, सब्जी जो बनाते हैं वही कोई पौधे को ही तो बनाते हैं। ठीक ना, अपने से हम लोग भोजन नहीं बना पाते हैं। एक गाय हर दिन एक ही पौधे की पत्तियां खाती है। ठीक, क्या यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित, क्या यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। बिल्कुल, बिना पत्तियों का भी जीवित रह सकता है। वह जड़ों के द्वारा, क्या जड़ों और वाहिका जो नस होते हैं, नली होती है, उसके द्वारा जल और खनिज लवण लेकर के वे जीवित रह सकते हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक ना, कुछ दिनों के लिए नहीं, वे रह सकते हैं जीवित। ओके, अब परियोजना कार्य क्या है? गमले में लगे चौड़ी पत्तियों वाले किसी एक पौधे को लीजिए। ठीक, गमले में लगे एक चौड़ी पत्ती वाली एक पौधे को लेना है। काले कागज में 2 पट्टियां लेकर उनके बीच में वर्गाकार मतलब ऐसा टाइप से वर्गाकार आकृति काट दीजिए। ठीक, अब काले काले कागज की 2 पट्टियां लेकर के क्या कर देना है? वर्गाकार आकृति काट देना है। इन कागजों से किन्हीं 2 पत्तियों को क्लिप की सहायता से ढक दीजिए। अब पत्ता को क्या करना है? ये जो वर्गाकार पेपर हमने काटा है उससे पत्ती को ढक देना है। ठीक ना, तो उससे क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा उस एरिया में, क्योंकि धूप उससे पार नहीं हो पाएगा पेपर से। ठीक ना, शायद इसी को देखने का प्रयास किया जा रहा है। पत्तियों का कुछ भाग काले कागज से ढका रहेगा और कुछ भाग वर्गाकार कागज आकृति के कारण खुला रहेगा। ठीक है, वर्गाकार आकृति के कारण खुला रहता है और कुछ भाग पत्तियों का कुछ भाग काले कागज से ढका रहेगा, कुछ भाग काले कागज से और कुछ भाग वर्गाकार आकृति के कारण खुला रहेगा। ठीक, इन्हें सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। 2 से 5 दिनों के बाद पत्तियों को हटाकर ढके हुए एवं बिना ढके हुए भाग का रंग का निरीक्षण कीजिए। जो ढका हुआ होता है वो शायद पीला कलर का हो जाता है ना, और जो ढका हुआ नहीं रहता है वो तो हरा रहता है, वो तो अच्छा रहता है। अब आयोडीन द्वारा जांच कीजिए।
कक्षा में अपने प्रेक्षण की चर्चा कीजिए। आयोडीन द्वारा जाँच करना है, आयोडीन का जो घोल है उसमें यदि हम लोग गिराते हैं तो यदि वो नीला कलर का हो जाता है तो समझ जाइए कि उसमें क्लोरोफिल है, और अगर नीला और काला कलर का हो जाता है तो स्टार्च भी है, समझ जाएँगे, ठीक है ना? आगे, रोग पैदा करने वाली जीवों द्वारा बगीचों में फूल, रोग पैदा करने वाली जो जीव होती है, जीवों द्वारा बगीचों में फूल, खेतों में फसलें, साग वाटिका में सब्जियां और वृक्षों पर फल आदि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। रोग पैदा करने वाले जितने जीव होते हैं उसके द्वारा बगीचों में जो फूल होते हैं और खेतों में जो फसलें होते हैं, साग वाटिका सब्जियां वृक्षों में फल आदि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है ना। अपने घर के नज़दीक लगे पौधों को देखिए, उन पौधों का अवलोकन कीजिए, मतलब उन पौधों को अच्छे से समझिए, जानिए, अवलोकन कीजिए, और जो रोग का कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जो किसी रोग के कारण मर गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो उसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। रोग और रोग पैदा करने वाली जीव का नाम पता कीजिए, किस जीव के कारण वह रोगी हुआ है, वह पौधा, वह रोगी जीव, रोग पहुंचाने वाला जीव के बारे में का नाम भी लिखना है। ओके, भ्रमण के स्थान के आधार पर स्थानीय व्यक्ति की सहायता लीजिए, जो वहाँ के लोग हैं वहाँ के लोगों से आप मदद ले सकते हैं, ठीक, आसपास के लोगों से। आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी को निम्न सारणी में भरिए। क्रमांक 1, पौधा का नाम लिखना है, क्षतिग्रस्त क्या हुआ है, पत्ती खराब हुआ है उसका, कि तना खराब हुआ है, कि फूल खराब हुआ है, उसको लिखना है। क्या रोग का क्या क्या लक्षण है उसे लिखना है। रोग पैदा करने वाले जीव का नाम लिखना है, किस जीव के द्वारा रोग पैदा हुआ है वो भी लिखना है, ठीक है। ओके, तो चैप्टर खत्म हुआ, बने रहिए आप, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है, जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है।